मिथिला का इतिहास बहुत ही प्राचीन, समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, जिसका अधिकांश भाग बिहार राज्य में और कुछ भाग नेपाल की तराई क्षेत्र में आता है। मिथिला का नाम राजा मिथि के नाम पर माना जाता है। कहा जाता है कि राजा मिथि ने मिथिलापुरी की स्थापना की थी। राजा मिथि का जन्म भी बहुत दिलचस्प है। मिथि को उनके पिता निमि के शरीर मंथन से उत्पन्न होने के कारण जनक भी कहा गया है। मिथि के पिता राजा निमि थे, जो सूर्यवंशी थे। राजा निमि ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और ऋषि वशिष्ठ को पुरोहित के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन वशिष्ठ पहले से ही इंद्र के यज्ञ में व्यस्त थे। वशिष्ठ जब तक लौटे तब तक निमि ने गौतम ऋषि को पुरोहित बनाकर यज्ञ करना शुरू कर दिया था। क्रोधित होकर वशिष्ठ ने राजा निमि को देह रहित यानी विदेह होने का श्राप दिया, जिससे राजा निमि का देहांत हो गया। अजानकता रोकने और वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऋषियों ने निमि के मृत शरीर को अरनी, जो यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न करने वाली लकड़ी होती है, उससे मंथन किया और इसी मंथन से एक दिव्य शिशु का जन्म हुआ। चूंकि उनका जन्म पिता के शरीर को मंथन करने से हुआ था, इसलिए उनका नाम मिथि पड़ा। जनक का अर्थ स्वयं उत्पन्न होने वाला या पिता होता है, इसलिए उन्हें जनक भी कहा गया। उनका जन्म राजा निमि के देह रहित शरीर से हुआ था, इसलिए उन्हें विदेह भी कहा गया। इस प्रकार मिथि पहले राजा बने जिन्होंने अपने नाम पर मिथिला नगरी की स्थापना की। उनके बाद इस वंश के सभी राजाओं को जनक और विदेह की उपाधि मिली, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा शीरध्वज जनक हुए, जो मिथिला के 21वें जनक थे और देवी सीता के पिता भी थे। मिथिला प्राचीन काल में विदेह राज्य की राजधानी थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण और महाभारत जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। जनक वंश के पतन के बाद मिथिला में कई सदियों तक एक तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन किया गया, जिसे विश्व का पहला लोकतंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। विदेह के पतन के बाद मिथिला बज्जी महाजनपद का हिस्सा बन गया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी गणराज्य था। मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा बज्जी संध को जीत लेने के बाद मिथिला नंद, मौर्य, शुंग, गुप्त और वर्धन जैसे कई साम्राज्यों के अधीन रहा। गुप्त काल में इसे 3 बड़ी नदियों गंगा, गंडकी और कौशकी के तट पर स्थित होने के कारण तीरभुक्ति भी कहा गया, जिसका अपभ्रंश तिरहुत है। 6वीं से 11वीं सदी तक यह क्षेत्र पाल और सेन वंश के प्रभाव में रहा। 1097 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच यह कर्नाट वंश के अधीन रहा तथा 1325 ईस्वी से 16वीं शताब्दी के समय इस पर ओइनवार वंश का शासन रहा था। ओइनवार वंश के बाद मिथिला खंडवाल राजवंश के अधीन आया, जिसे दरभंगा राज के नाम से भी जाना जाता है। ओइनवार वंश के अंत के बाद मुगल सम्राट अकबर ने एक प्रसिद्ध मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुर को मिथिला क्षेत्र की कर वसूली और प्रशासनिक जिम्मेवारी सौंपी। महेश ठाकुर, हम आपको दरभंगा क्षेत्र की जमींदारी प्रदान करते हैं। आपको वहां से टैक्स वसूल करने और प्रशासन की जिम्मेदारी भी दी जाती है। महेश ठाकुर ने ही इस नए राजवंश की नींव रखी, जो 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1952 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन तक मिथिला पर एक प्रकार के क्षत्रिय शासक के रूप में शासन करता रहा। मिथिला की संस्कृति को ज्ञान, कला, दर्शन और परंपराओं का घर माना जाता है, जिसकी जड़ें राजा जनक और देवी सीता के काल से जुड़ी हुई है। मधुबनी पेंटिंग, अरिपन और सिक्की कला, जिसे GI टैग भी प्राप्त है, मिथिला की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाती है। मैथिली मिथिला की प्रमुख भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया है। मिथिला के त्योहार, जिसमें छठ पूजा, सामा चकेवा, जूड़ शीतल, मधुश्रावणी आध्यात्मिक से लेकर पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। भोजन और व्यंजन में
मछली, पान और मखान मिथिला की पहचान है। मिथिला के लोग अपनी मधुर बोली, सरल जीवन शैली, धार्मिक सद्भाव और शांति प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जट जटिन, कीर्तनिया नृत्य, झिझिया प्रमुख लोक नृत्य हैं। धान के खेत में जीवन झूमे, चलो रे सखी नाचे झुमके। महाकवि विद्यापति को मैथिली भाषा का सबसे महान कवि माना जाता है। विद्यापति मध्यकाल के वह सेतु हैं जो भक्ति, श्रृंगार, दर्शन और लोक भाषा को एक साथ जोड़ते हैं। विद्यापति की रचनाओं ने मैथिली को एक प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया है। समय के हर कालखंड में मिथिला में ऐसे महान विभूतियों ने जन्म लिया है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में संसार को मार्गदर्शन प्रदान करते रहे हैं। 1912 ईस्वी में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नया प्रांत बना, तभी अलग मिथिला राज्य की मांग की गई थी। यह मांग भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित थी। तत्पश्चात 1921 ईस्वी में दरभंगा रियासत के महाराज रामेश्वर सिंह ने भी एक अलग मिथिला राज्य की मांग उठाई थी। आजादी के बाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मण झा के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन चला था। झारखंड के गठन के बाद यह मांग और तेज हो गई। बिहार के विकास के साथ साथ मिथिला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। दरभंगा में एम्स, एयरपोर्ट और मिथिलांचल स्मार्ट सिटी से स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं बेहद सुलभ हुई है। वहीं कृषि और उद्योग का भी पर्याप्त विकास हो रहा है। तकनीकी और कौशल विकास भी विकसित मिथिला बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं माता सीता का जन्म स्थान पुनौरा धाम तथा मधुबनी स्थित मिथिला हाट पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को अभूतपूर्व बढ़ावा दे रहे हैं। मिथिला केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, अपितु यह संसार को मार्ग दिखाने वाला, विश्व बांधवत्व और विश्व कल्याण की भावना रखने वाला उच्चतम दार्शनिक शासन, कला और तर्क शास्त्र के उद्गम स्थल के रूप में विख्यात रहा है। नमस्कार, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें।